क्लिक केमिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाएं कोशिका के सामान्य कामकाज को बाधित किए बिना कार्य करती हैं। 2. यह एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण का उपयोग करता है और दवा की खोज, संयोजन, रसायन विज्ञान और डीएनए अनुसंधान के क्षेत्र में अनुप्रयोगों को ढूंढता है। 3. क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं ने रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। क्लिक केमिस्ट्री शब्द को के. बैरी शार्पलेस द्वारा वर्ष 1998 में गढ़ा गया था और पहली बार वर्ष 2001 में पूरी तरह से वर्णित किया गया था। वर्ष 2022 में क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कैरोलिन आर. बर्टोज़जी, मोर्टन पी. मेल्डाल और के. बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लिक केमिस्ट्री दवा जैसे अणुओं के संश्लेषण के लिए एक नया दृष्टिकोण है, जो कुछ व्यावहारिक और विश्वसनीय प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके दवा की खोज प्रक्रिया को तेज कर सकता है। शार्पलेस और सहकर्मियों ने परिभाषित किया कि क्लिक प्रतिक्रिया वह है जो व्यापक दायरे और प्रदर्शन में आसान है, केवल आसानी से उपलब्ध अभिकर्मकों का उपयोग करता है और ऑक्सीजन और पानी के प्रति असंवेदनशील है। क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाएं, जो कोशिका के सामान्य कामकाज को बाधित किए बिना होती हैं, यह रसायन विज्ञान को कार्यात्मकता युग की तरफ अग्रसर करता है, जिससे मानव जाति को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इसने रसायन विज्ञान के एक कार्यात्मक रूप की नींव रखी, जिसमें मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक एक साथ जल्दी और कुशलता से जुड़ते हैं। यह कठिन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के बारे में बात करता है। क्लिक केमिस्ट्री में मॉड्यूलर दृष्टिकोण का उपयोग शामिल है तथा दवा की खोज, कॉम्बिनेटरियल केमिस्ट्री, टारगेट टेम्पलेट इन सीटू केमिस्ट्री और डीएनए अनुसंधान के क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान में कहा गया है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए तभी आरक्षित किया जा सकता है जब राज्यपाल की राय हो कि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल देगा। 2. राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत छूट प्राप्त है, जो अदालत को अपनी शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधानसभा से विधेयक के पहुंचने पर प्रयोग करने के लिए कुछ विकल्प प्रदान करता है। वो सहमति दे सकता है या वो इसे वापस विधानसभा को यह अनुरोध करते हुए भेज सकता है कि वह विधेयक के कुछ प्रावधानों या विधेयक पर पुनर्विचार करे तथा अंतिम विकल्प के रूप में सहमति को रोक दे। इस मामले में अगर विधानसभा बिना कोई बदलाव किए विधेयक को पारित कर देती है और उसे राज्यपाल को वापस भेज देती है, तो उसे उस पर सहमति देनी होगी। वो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित भी रख सकता है। संबंधित संवैधानिक प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि एक विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए तभी आरक्षित किया जा सकता है जब राज्यपाल की राय हो कि विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डाल देगा और उसकी शक्तियों को कम कर देगा। इसके अलावा भी
राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है यदि यह निम्नलिखित प्रकृति का है। 1. अल्ट्रा वायर्स, जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। 2. डीपीएसपी के विरोध में। 3. देश के व्यापक हित के खिलाफ। 4. गंभीर राष्ट्रीय महत्व का। 5. संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से निपटना। संविधान का अनुच्छेद 361 अदालत को राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ उनकी शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी भी कार्य के लिए कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। उन्हें अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है। अनुच्छेद 361(1) द्वारा दी गई प्रतिरक्षा, हालांकि, दुर्भावना के आधार पर कार्रवाई की वैधता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति को नहीं छीनती है। संविधान, अनुसूचित जाति आदेश 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता को दूर करने के लिए इसने शुरुआत में केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। 2. रंगनाथ मिश्रा आयोग ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड प्रदान किए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमता को दूर करने के लिए संविधान, अनुसूचित जाति 1950 का आदेश शुरू में केवल हिंदुओं को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया था। इस आदेश में वर्ष 1956 में संशोधन किया गया था, जिसमें सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल किया गया था और वर्ष 1990 में एक बार फिर उन दलितों को शामिल करने के लिए जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। दोनों संशोधनों को क्रमशः वर्ष 1955 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट और 1983 में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल (HPP) द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, जिसे रंगनाथ मिश्रा आयोग भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में भारत में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा ने की थी। आयोग को निम्नलिखित संदर्भ की शर्तें सौंपी गई थीं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड सुझाना, शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण सहित धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के 1936 के शाही आदेश के आधार पर दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में शामिल करने की संभावना को खारिज कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने कुछ खांसी और ठंडे सिर पर एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा से दूषित पाया गया। 2. दूषित पदार्थों को बच्चों में तीव्र गुर्दे की चोट और मृत्यु के कारण से जोड़ा गया। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO ने भारत में मैडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए 4 खांसी और ठंडी सिर पर एक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया। चेतावनी दी कि वे पश्चिम अफ्रीकी देश गैम्बिया में गंभीर गुर्दे की चोटों और 66 बच्चों की मौत से जुड़े हो सकते हैं। 4 उत्पादों में से प्रत्येक के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टि करता है कि उनमें डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा संदूषक के रूप में है। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने कहा कि वो वर्तमान में गैम्बिया को तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान कर रहे हैं, जहां बच्चों के मरने का संदेह है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं, जो दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय डेयरी क्षेत्र की विशेषता जनता द्वारा उत्पादन से अधिक बड़े पैमाने पर उत्पादन है। 2. भारत ने IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B. भारत का डेयरी क्षेत्र की विशेषता बड़े पैमाने पर उत्पादन से अधिक जनता द्वारा उत्पादन है। डेयरी क्षेत्र की ताकत छोटे किसान, डेयरी सहकारी समितियां, हमारी देशी नस्लें तथा महिलाएं हैं, जो इस क्षेत्र में 70% कार्यबल हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत में यह दर 3 गुना अधिक यानी 6% है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ IDF डेयरी क्षेत्र के लिए विज्ञान आधारित मानकों के क्षेत्र में काम करने वाला एक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है। यह सही नीतियों, मानकों, प्रथाओं और विनियमों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि दुनिया के डेयरी उत्पाद सुरक्षित और टिकाऊ हों। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23% हिस्सेदारी और सबसे बड़े दूध उत्पादक होने के गौरव के साथ सरकार अब डेयरी क्षेत्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ रही है। भारत, नई दिल्ली में आयोजित IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पशु निगरानी और 100% पशु टीकाकरण के लिए पशु आधार 2025 तक पूरा हो जाएगा।